तो फ़िल्म की शुरुआत होती है 1956 से। हमें एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो जल्दी में चर्च आया और उसके पास एक बच्चा भी था जिसके जिस्म पर एक बर्थ मार्क था। यह बर्थ मार्क कोई आम बर्थ मार्क नहीं था, बल्कि यह बर्थ मार्क एक शैतानी साइन था, जिसका मतलब था कि यह बच्चा बड़ा होकर एक शैतान भी बन सकता है और किसी भी किस्म की तबाही भी ला सकता है। इसीलिए प्रीस्ट डरते हुए गॉड से माफ़ी मांगते हुए इस बच्चे को जैसे ही मारने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तो प्रीस्ट कहता है, तुम नहीं जानते इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन पुलिस इस डर से प्रीस्ट को यहीं पर गोली मार देती है कि कहीं वह बच्चे को ही ख़त्म ना कर दे, और उस बच्चे को आखिरकार बचा लिया जाता है। इसके बाद फिल्म में 30 साल का वक्त गुजर जाता है और हमें मूवी के मेन फैक्टर मार्क को दिखाया जाता है। इस टाइम मार्क एक प्रीस्ट के हुरिये में था, लेकिन दरअसल वो एक अंडरकवर एजेंट था। उसे 7 लड़कियों के गायब होने की केस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो भी एक चर्च में जाकर। पुलिस वाले यह बात जानते थे कि उन औरतों को आखिर मर्तबा इस चर्च के अंदर ही देखा गया था, लेकिन उसके बाद से वो लापता थी। अब क्योंकि चर्च उनकी इबादत करने की जगह थी, वहाँ पर पुलिस को भेजकर वहाँ कोई स्कैंडल नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मार्क को एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर अंदर भेजा था। अंदर जाने पर मार्क यहाँ के प्रीस्ट एंड्रे से मिलता है, जो मार्क को इस पूरे चर्च के बारे में बताते हैं। प्रीस्ट आंद्रे मार्क को उसका रूम भी दिखाते हैं और उसे वार्न भी करते हैं कि आधी रात में गलती से भी अपने रूम से बाहर मत निकलना, वरना अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे। मार्क अंदर जाता है और उसे यह जगह काफ़ी अजीब लगने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और मोबाइल के सिग्नल तो बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ हर जगह बाहर दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी और मार्क अब फ्रेश होने का डिसाइड करता है और उसे जैसे ही शर्ट उतारता है तो हमें उसकी छाती पर एक ट्विस्ट दिखता है। यह वही मार्क है जो असल में जो छोटे बच्चे के सीने पर था, जो हमें स्टार्टिंग में दिखा गया था, जिसे पुलिस ने प्रीस्ट से बचाया था, जिसके जिस्म पर यह मार्क होने की बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद मार्क अपने सूटकेस के अंदर से फाइल्स, कैमरा और गन निकालता है। इन फाइल्स में से उन्हीं 7 लड़कियों का सारा बायोडाटा था जो इस चर्च में आने के बाद से यहाँ नहीं मिली थी। मार्क यहाँ पे बहुत बड़े मिशन पे था। सिर्फ इसे इन लड़कियों को ही नहीं ढूंढना था, उसे यहाँ पर इस सच्चाई का भी पता चलाना था कि यहाँ लोग यहाँ करते क्या हैं। कुछ देर बाद मार्क को खाना खाने के लिए बुला लिया जाता है और मार्क देखता है कि यहाँ बहुत ही अजीब सी किस्म का खाना दिया गया है। यह खाना बहुत बदबूदार था और लिक्विड था। उन्हें लग रहा था कि जैसे किसी के मीट का हो। उसे सबसे पहले कभी नहीं खाया था। एक रबड़ की तरह का मीट था, जिसे खाते हुए उसे उल्टी होना शुरू हो जाती है, लेकिन अपने आप को नॉर्मल और इन सब के जैसा बनाने के लिए वह कोई एक्सप्रेशन नहीं करता। इसके बाद मार्क अपने मिशन पे निकल जाता है, इस पूरे चर्च का विज़िट करने लग जाता है और एक कॉरिडोर में से गुजरता है, जहाँ दूसरी तरफ उसे एक लड़की दिखाई देती है। यह लड़की पागल लग रही थी। उसके पास एक प्रीस्ट भी था। कुछ देर बाद मार्क के साथ साथ सभी नए प्रीस्ट को यहाँ बुलाया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ लोग इस चर्च में ऐसे लोगों का एक्सॉर्सिज्म करते हैं जिनके पीछे डीमन पड़ चुके होते हैं। मार्क ने पहले जो पागल लड़की देखी थी, इन प्रीस्ट के अकॉर्डिंग वो डीमन के वश में थी। उसके ऊपर डीमन का कब्जा था। उसी का इलाज करने के लिए ये लोग एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। प्रीस्ट एंड्रे माया को एक रूम में लेकर जाते हैं और जहाँ पर वो उस लड़की को एक्सॉर्सिज्म करने वाले थे, लड़की को बेड से बांधा गया और फिर उसकी चारों तरफ कैंडल जलाई गई। इन सब के वजह से लड़की अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है। उसकी आवाज़ बदल जाती है, भयानक हो जाती है, उसका बेड हिलने लग जाता है और चारों तरफ एक अजीब किस्म का सन्नाटा फैल जाता है। एक प्रीस्ट इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। मार्क इन सबसे पूछता है कि आप इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हो, तो वो कहते हैं कि हमें यह सब बड़े चर्च में बताना होता है। फाइनली एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है। एक प्रीस्ट जहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ता है और एकदम से उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉस आग से जल जाता है, लेकिन वो अपने इस एक्सॉर्सिज्म को बदलते नहीं हैं और अपने ऊपर काबू करते हुए अपना एक्सॉर्सिज्म करते रहते हैं। वो लड़की और उससे भी ज़्यादा तड़पने लग जाती है और आखिर तड़प तड़प कर एकदम से वो नीचे गिर जाती है। पता चलता है कि एक्सॉर्सिज्म ख़त्म हो गया है और अंदर जो डीमन था वो उसके अंदर से निकल चुका है। इस टाइम जो कुछ भी मार्क देख रहा था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। ऐसी कोई भी चीज़ उसे पहले से पता नहीं थी। अब उसके साथ भी अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो गई थी। इसी चर्च के अंदर वो अपने रूम में जाकर अपने मिरर को टच करता है, तो उसके टच करने से ही उसका मिरर क्रैक हो जाता है और मिरर के पीछे से उसे खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं।
और उसे इस चर्च में एक अजीब किस्म का कनेक्शन फील होने लगता है। अपने दिमाग से इन सब ख्यालों को निकालता है और अपने आप को याद दिलवाता है कि वो किस मिशन पर आया है, लेकिन वो अपने मिशन पर काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस चर्च के सभी लोगों के रूटीन बहुत ही अजीब व गरीब थे। अगले दिन दोबारा मार्क के साथ सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो मार्क भी खा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक आया हुआ नया प्रीस्ट बिल्कुल भी नहीं खा पाता और रोने लगता है। उसके पीछे प्रीस्ट खड़ा हुआ उसके कान में कुछ कहता है और वह फिर यह चुपचाप खाने लगता है। यह देखकर मार्क डर सा जाता है। वह अपने रूम में आता है तो उसे उल्टियाँ होने लगती है। वह अपने मुंह में देखता है उसका दांत दर्द हो रहा है। जैसे ही हाथ डालता है वो उसके हाथ में आ जाता है और उसके दांत के अंदर से एक बग निकल कर उड़ जाती है, जिससे वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इस चीज़ ने मार्क को बुरी तरह से डरा दिया था। अब मार्क को यह बात 100% कन्फर्म हो गई थी कि यहाँ पर उसके खाने के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर रात हो जाती है और मार्क अपने मिशन पर चल जाता है। वो प्रीस्ट आंड्रे के रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक हिडन कंपार्टमेंट मिल जाता है। इस हिडन कंपार्टमेंट को कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे देखकर कहा जा सके कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारा अल्कोहल था, ये वीडियोस की डीवीडीज थी और उन एग्जॉर्सिज्म की वीडियोस भी थी जो यहाँ लोग बनाया करते थे। इन वीडियोस को देखने पर मार्क को यह बात पता चल जाती है कि यह वीडियोस ओरिजिनल नहीं है, बल्कि यह सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस है, नकली मनगढ़ंत वीडियोस हैं जो लोगों को दिखाने के लिए और उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई है। यहाँ इन लोगों का यह पोल तो खुल जाता है कि यह लोग असल में कोई प्रीस्ट है ही नहीं। अब मार्क उसी रूम में जाता है जहाँ पर एक्सॉर्सिज्म किया गया था। वो देखता है कि जिस क्रॉस फिक्स में एकदम से आग लग गई थी वो क्रॉस असल में एक लाइटर था और उस दिन आग एक बटन जलाने पर लगी थी। जो बेड हिल रहा था उसके नीचे भी एक वाइब्रेटर लगाया गया था। यह रूम में अजीबोगरीब आवाज़ों का एक टेप रिकॉर्डिंग थी। और यह रही बात लड़की की, तो वो नए लड़की ड्रामा नहीं कर रही थी, वह तो इन लोगों की विक्टिम थी जिसको इन लोगों ने अजीब किस्म की ड्रग्स दी हुई थी और उसी ड्रग्स की वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी। और उसी ड्रग का इंजेक्शन माइक को बेड के नीचे से मिल भी जाता है। खैर अब अगली सुबह हो जाती है। यह लोग अपने रूटीन को मुताबिक चर्च में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर इन सबको प्रेयर्स करनी थी। आज प्रेयर्स करने की बारी मार्क की थी। मार्क इंग्लिश में प्रेयर कहता है तो यह सब उसे लैटिन में प्रेयर करने को कहते हैं और फिर उसे साइड पर भेजकर यहाँ पर प्रेयर्स की जगह कुछ और ही पढ़ा जाने लगता है। दोबारा खाने के लिए उन्हें वही बदबूदार गोश्त दिया जाता है जिसे आज वो खाने पर उसे पहली बार में ही उल्टी हो गई थी। आज वह पूरी तरह समझ गया था कि यह चर्च कोई आम चर्च नहीं है, यह झांसा है और उसे लगता है कि यहाँ पर उसकी जान भी खतरे में है। इसीलिए वो यहाँ पर उनकी सारी फाइल्स को जला देता है जिससे यह पता चले कि वो यहाँ किस चीज़ के लिए आया था। अपनी गन और कैमरा लेते हुए वो यहाँ से भागने की तैयारी करता है। इससे पहले कि वो निकल जाता वो देखता है कि कुछ प्रीस्ट यहाँ पर कब्र बना रहे थे। यह उसी लड़की की कब्र थी जिसका उन्होंने पिछले दिन एक फेक एक्सॉर्सिज्म किया था। यह सीन मार्क को बाहर जाने से रोक देता है और वह फैसला कर लेता है कि वह इन सारी चीज़ों के पीछे का सच जानकर ही रहेगा। वह अब उसी एरिया में जाता है जहाँ पर उन पागल लोगों को रखा गया था। यहाँ पर एक प्रीस्ट उसे यह खबर देता है कि यह सभी लोगों को मालूम है कि मार्क यहाँ पर किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। यह प्रीस्ट उसे बताता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ पर भागने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं भी यहाँ से तुम्हारी तरह भागने की कोशिश कर चुका हूँ। अब जब मार्क देखता है कि यह आदमी उसके साथ हमदर्द है और उसके बारे में इतना कुछ जानता है तो मार्क भी खुद उसे अपनी सारी सच्चाई बताने लग जाता है। वो बताता है कि मैं पुलिस ऑफिसर का एजेंट हूँ, यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ से 7 लड़कियाँ गायब हुई थी और उनमें से एक लड़की वो भी थी जिसका एक्सॉर्सिज्म आप लोगों ने मेरे सामने किया और उसे मार दिया। यहाँ पर प्रीस्ट मार्क को यह सच्चाई भी बता देता है कि यह सारे एक्सॉर्सिज्म फेक होते हैं और पैसों के लिए किए जाते हैं। यह एक्सॉर्सिज्म एक टीवी शो के लिए होते हैं जहाँ इस जगह को बहुत सारी फंडिंग मिलती है और यह बात सुनकर मार्क को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मार्क यह उससे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इस केस को करने में मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। यह आदमी यहाँ कुछ भी नहीं कहता और मार्क अब दोबारा से अपने इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। रात होते ही वह जब बेसमेंट में जाता है, यह जगह उसके डरने के लिए काफ़ी थी क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे इंसानों के ढांचे रखे हुए थे। इंसानों के दांत भी पड़े थे यहाँ पर जिनको ज़रूर इसी चर्च वालों ने मारा होगा। और यहाँ पर एक आई बॉल भी पड़ा था जो अभी तक जिंदा था और हिल रहा था। यह देखकर
मारक डर गया और उसे साइड पर गिरा देता है। वो फटकर उसका खून इधर उधर गिर जाता है। इतना क्रीपी और अजीब सा सीन देखकर मारक को भी उल्टी आने लग जाती है और वो हम उसकी उल्टी में बहुत सारे बग्स और फ्लायर्स को देखते हैं। अब मारक यहाँ से बाहर जाता है उसी ग्रेव फायर में जहाँ उन्होंने उस लड़की को दफन किया था। वो उस ग्रेव को खोलता है लेकिन वहाँ से उसे कोई नहीं मिलता। वह हैरान था कि उसकी आंखों के सामने इन लोगों ने उस लड़की को ज़मीन के नीचे दफनाया था और अब वो कहाँ चली गई। इससे पहले कि वह कुछ भी करता और पीछे से एक आदमी आकर उसके मुंह को कवर करते हुए उसे बेहोश कर देता है। उसे जब होश आता है तो वह देखता है कि उसे बेड से बांधा गया है और उसके सामने वो आदमी था जो उसे पकड़ के लाया था। उस टाइम पर उसके सामने प्रीस्ट आंद्रे आ जाते हैं उसके लिए खाना लेकर। खाना एक ही तरह का था लेकिन 4 अलग-अलग बॉल्स के अंदर था। ज़बरदस्ती मारक से यह खाना खाने को कहते हैं लेकिन मारक यह खाना खाने से इनकार कर देता है। जब मारक को होश आया तो वह दोबारा बेड से बंधा हुआ था। उसने देखा कि सामने वाला आदमी जो उस पर नज़र रखे हुए था वो भी सो रहा था। मारक उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को छुड़वा लेता है। अपने पाँव में छुपाई हुई गन निकाली और उस आदमी से लड़ने लग गया जो उसके ऊपर नज़र रख रहा था। आखिरकार जीत मारक की हुई। उसे मारने में वह कामयाब हो गया जिसके बाद वो यहाँ से किचन में जाने लगता है कि यहाँ क्या खाना खाया जा रहा है और किचन का हाल देखकर वो शॉक रह गया क्योंकि जैसा ही वह सोच रहा था हकीकत उससे भी कई ज़्यादा खौफनाक थी। उसे असल में उन्हीं लड़कियों का गोश्त खिलाया जा रहा था जिन लड़कियों को यहाँ एक्सॉर्सिज्म के नाम पर मार दिया गया। इतने में पीछे से वही प्रीस्ट आया जो उसे मार्क के साथ काफ़ी अच्छा था। वो उसे हकीकत बताता है कि तुम यहाँ पर उन 7 औरतों का गोश्त खा रहे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बुरे काम किए हैं। तुम्हारे साथ हमें भी यही गोश्त खिलाया जा रहा है। यह बात सुनकर मारक डर जाता है और अब इस आदमी को गन पॉइंट पर लेते हुए वह कहता है कि मुझे इस चर्च की लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाओ। इस आदमी को मारक के बात माननी पड़ी और अब वह मारक को एक बुक दिखाता है जिसमें इस चर्च के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ से मारक को एक सबसे बड़ी हकीकत पता चलती है कि यह चर्च है ही नहीं, ये लोग तो किसी कल्ट का हिस्सा थे और इस बुक को फॉलो करते थे जो बुक डीमंस पर लिखी गई थी। इसके अंदर लिखा गया था कि हर 800 साल बाद एक डेमोनिक बच्चा पैदा होता है जिसके जिस्म पर एक खास किस्म का निशान होता है जैसा निशान मारक को भी बॉडी पर था। अगर उस बच्चे को 7 ऐसी औरतों का गोश्त खिलाया जाए जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे काम किए हों और फिर एक मासूम लड़की का खून पिला दिया जाए तो बच्चा एक डीमन बन जाता है, एक शैतान बन जाता है और यहाँ से उसकी शैतानी ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो जाता है। यह सब पढ़ने के बाद मारक और यह आदमी डिसाइड करते हैं कि वो फ़ौरन यहाँ से भाग जाएंगे। तभी यह आदमी मारक से कहता है कि मुझे यहाँ की एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल के बारे में पता है जहाँ से मैंने भी भागने की कोशिश की थी लेकिन मैं तो पकड़ा गया, पर तुम हिम्मत वाले हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। मारक को अब इसकी बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था क्योंकि आखिर यह था भी उनका ही दोस्त। तो फिर यह आदमी अपनी कमर मार्क को दिखाता है जहाँ पर कोड़ों से मारे जाने के निशान थे। वो बताता है कि मैंने जब भागने की कोशिश की थी तो उसकी सज़ा के तौर पर यह कोड़े मुझे मारे गए थे। अब यह देखने के बाद मारक को उसकी सच्चाई पर यकीन आने लगा और मारक उसके साथ जाने का फ़ैसला कर लिया। मारक उसका पीछा करते करते अब सीक्रेट टनल में भी पहुंच जाता है। यह टनल काफ़ी लंबी थी जहां ये लोग लैंप लेकर चल रहे थे और टनल के एंड पर यह लोग अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर निकलने की कोशिश का रास्ता नहीं था बल्कि एक नया ही सेटअप लगाया गया था यहाँ पर और एक आदमी की असल में मारक को ट्रैप करने के लिए ही लाया गया था। उसका मिशन था हमदर्दी दिखाते हुए मारक को यहाँ तक लेकर आना। उससे पहले कि मारक कुछ सोच पाता यहाँ से जा पाता उसे बेहोश कर दिया जाता है। यहाँ पर हम सभी लोगों को रेड कलर के गाउन्स में देखते हैं। मारक को जब होश आता है तो वह देखता है कि उसे एक दरख्त में लटका दिया गया था और उसके हाथों में खींचकर बांधा गया था। उसके मुंह पर भी अब कपड़ा बांध दिया गया था। प्रीस्ट आंद्रे और सभी लोग अब मारक को भी सच्चाई बताते हैं। वो उससे सोची भी नहीं थी। मारक का एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आना एक प्लान था। यह सब जो कुछ हुआ था कुछ मारक ने देखा था जिन लोगों ने चाहा था। वह बताते कि हम सदियों इंतज़ार किया उस बच्चे का जिसके जिस्म पर यह निशान हो और चांद ग्रहण के वक्त पैदा हुआ हो क्योंकि ऐसा बच्चा एक इंसान नहीं बल्कि पैदाइशी शैतान होता है। आंद्रे बताते हैं कि इस टाइम उसे जिस पत्थर पर रखा गया है उसके नीचे एक कुआं है और वो कुआं असल में जहन्नुम का दरवाज़ा है। इसे यह लोग सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। वो बताता है कि हम प्रीस्ट नहीं हैं और ना ही खुदा को मानते हैं। हमारा शैतान है और हम उसके गुलाम हैं। मारक को खास चुना गया है उनके लिए। अब ये लोग अपना रिचुअल शुरू करते हैं। मारक के सामने एक बेचारी मासूम सी लड़की को लाया जाता है और उसका गला काटकर उसके खून के प्याले भर लिए जाते हैं जिन प्यालों में से एक एक करके सभी लोग एक एक घूंट लेते हैं जिसके बाद सभी मारक के मुंह में यह खून डाल दिया जाता है और तब तक उसका मुंह यह लोग ऊपर करके रखते हैं जब तक मारक इसको निगल ना ले।
अब मारा का डीमन बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। 7 बुरी लड़कियों का गोश्त तो उसे पहले ही खिला दिया गया था। अब इनोसेंट लड़की का खून पीते ही उसे भयानक मॉन्स्टर में बदल दिया जाना चाहिए था। यह सभी लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो डीमन में बदलेगा। यह लोग कुछ मंत्र भी पढ़ रहे थे जिससे शैतानी जल्दी से माया के अंदर आ जाए। आखिर उनके मंत्र भी ख़त्म हो जाते हैं और जब यह लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। मारक वैसा का वैसा ही था। मारक इन्हें देखकर पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, कैसी पुरानी घिसी पिटी बातों पर यकीन करते हो यार, ऐसे भी भला कोई शैतान बना है। ये सब लोग भी पैनिक होने लगे थे। सदियों का इंतजार, इतने लोगों की बलि और मेहनत, इनका तो सब साया जा रहा था। अभी एक और बड़ा मसला भी था। मारक एक बहुत बड़ा एजेंट था। उसने कई हफ्तों से रिपोर्ट नहीं की थी और अब उन्हें खबर मिली थी कि पुलिस मारक के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करने लगी है। किसी भी वक्त पुलिस यहाँ आ जाएगी और जब सबूत देखने लगेगी तो इनकी चर्च के यहाँ सारा खुल जाएगा और मारक का पता नहीं क्या बनेगा। इसीलिए यह सब रिचुअल वाली बुक को पढ़ते हुए डिसाइड करते हैं कि सब मारक को ही मार देंगे और फिर उसे इस हेल के दरवाजे में फेंक देंगे जो अभी तक सदियों से बंद है। एक बंदा जब मारक को टैप करने के लिए लाया तो इस रिचुअल के फेल होने पर उसे आंद्रे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अब मारक की बातें बिल्कुल ठीक लगने लगी थी कि ऐसी कोई शैतानी नहीं बनता। उन्होंने आंद्रे पर एक बार अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली है। इसी गुस्से में वहाँ एक पिल्लो उसके मुंह पर रखते हुए उसे मार देता है और सबसे झूठ कह देता है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से आंद्रे की यानी उनके लीडर की मौत हो गई। दूसरी तरफ गर्ल्स के लोग उन लोगों की लाशें जला रहे थे जिनका मर्डर इन्होंने शैतान को सेक्रीफाइस करने के लिए किया था। सीन धोकर दोबारा हम आंद्रे को देखते हैं जिसकी आंखें अभी भी किसी ने बंद नहीं की थी। सभी उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे और अचानक से उसकी आंखों के सामने यहाँ पर एक फिक्स उल्टा हो जाता है, जिसके बाद एक मक्खी उसके जिस्म पर बैठकर उस कुएं की तरफ जाती है जिसको यह हेल का दरवाज़ा कह रहे थे, जहाँ उन्होंने मारक को फेंक दिया था। वो मक्खी मारक को बॉडी में जा चली जाती है। उसकी मरी हुई बॉडी को झटका लगता है और वह एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब उसकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ने लगी थी। उसकी बॉडी के कई हिस्से बदलने लगे थे। उसके मुंह पर बड़ी बड़ी वेंस आ गई थी और पूरा मुंह नीला पड़ चुका था और यह सब तो अब कोई नोट ही नहीं कर रहा था। सीन कट होकर हमें आंद्रे के फ्यूनरल को दिखाया जाता है जिसे वो बंदा कर रहे थे। एकदम से उसकी बॉडी में हवा लटक जाती है और फटकर उससे मक्खियाँ निकलने लगती है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी मक्खियों से बनकर उड़ जाती है। वो मर जाता है और तब यहाँ पर एंट्री करता है दरअसल डीमन यानी मारक, जो पूरा अब डीमन बन गया था। बस यहाँ इंतज़ार ना कर पाए। मारक को देखकर जितने भी लोग डरकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं वह सबको उल्टा लटका देता है, उन्हें क्रूज पिक्स की तरह, जिसके बाद हमें बाहर का माहौल दिखाया जाता है। यहाँ अब काले बादल छा चुके थे और साफ जाहिर था कि अब दुनिया को शैतान की तबाही से कोई नहीं रोक सकता। अब बस यही दिखाते हुए यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।